समय आपने लगाया बनारस में रैकी करते हुए और लोकेशंस देखते हुए सारी की सारी? एक्चुअली करते करते शायद आई थिंक पूरा 1 साल हो गया है। मतलब रिसर्च को अगर ऐड करें, वरुण और मैं जब रिसर्च करने गए थे तब से लेकर अभी तक आई थिंक 1 साल हो गया है। आते जाते रहे तो फिर अब आपने इनका नाम ले लिया तो स्टेज पे बुला लेते हैं। स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड लिरिक्स, वरुण ग्रोवर। वरुण ग्रोवर, एवरीबॉडी, आई मीन फैंटास्टिक। जब आप ये स्क्रीन पे लिख रहे थे तो क्या उम्मीद थी आपको इस मूवी से? इतनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रशंसा मिलेगी? उम्मीद से मैं, संजय मिश्रा जी ने एक बार कहा था, मैं वही बता देता हूँ कि उम्मीद तो अपने बच्चों से भी नहीं करनी चाहिए, फिल्म से क्या उम्मीद करनी। तो कोई फिल्म लिखते हुए कोई उम्मीद नहीं, बनाने के बाद तो अब तो जनता देखेगी। मतलब हमारी सिर्फ इतनी उम्मीद रहती है कि हमको लिखते हुए मजा आए, बस इतना। फैंटास्टिक। नाउ कॉलिंग द स्टार कास्ट अप ऑन स्टेज एक एक करके। सबसे पहले मिस रिचा चड्ढा। रिचा, क्या कहा था आपने उन लोगों को जिन्होंने कहा था शॉर्ट स्मॉल बजट फिल्में नहीं करनी चाहिए? क्या जवाब दिया था आपने? मैंने कहा था थैंक यू। बट अभी ट्रेलर देखकर कैसी अंदर से फर्स्ट फीलिंग कैसी आ रही है? फर्स्ट हम इमोशन? सबने पहली बार देखा है ट्रेलर और 2 बार देखना पड़ा ताकि हम भी समझ पाए। आई थिंक इंडिया के लिए काफ़ी सारा मसाला नीरज ने बचा के रखा था, बिकॉज दिस इज़ द फिल्म फ्रॉम हियर एंड द ऑडियंस डिजर्व समथिंग स्पेशल। तो 1-2 बार और देखना पड़ेगा। आपके बाकी को स्टार्स को अब स्टेज पर बुला लेते हैं। श्रीमान संजय मिश्रा, आई शेयर द माइक। संजय सर, आपसे तो एक ही सवाल है। क्या? सर, आप कहां से इतना स्टैमिना ला रहे हैं सर? इतनी मूवीज एक के बाद एक कैसे कर रहे हैं आप? 9 साल तक भूखा बैठा हुआ था। काम मिल रहा है, अब कर रहे हैं। ये तो यार किसी बिजनेसमैन से पूछने वाला सवाल ही नहीं है। क्या आपका बिजनेस ऐसे चल रहा है? क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, चल रहा है बट एक अच्छी फिल्म से रिलेट होना, आप हर तरह का मैच खेलते हो यार। अब ठीक है, एक अच्छी फिल्म से रिलेट होना, मजा आ गया कसम से इसको देख के। संजय मिश्रा, ladies and gentlemen. Now I'd like to call upon Shweta Tripathi and Vicky Kaushal, the young couple in the film, युगल जोड़ा। छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर पहली बार आप देख रहे हैं अपने आप को। कितना डर लग रहा है मूवी की रिलीज के लिए? और डर नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। डर नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्योंकि आप कोई भी फिल्म बनाते हो एज एन आर्टिस्ट, आप चाहते हो कि जितने लोग देख सकें वो बहुत सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है। तो जब नीरज ने हमें नरेशन भी दिया था तब हमें वी बिकेम अ पार्ट ऑफ द टीम, क्योंकि वी वांटेड टू वर्क फॉर द स्क्रिप्ट फॉर देम। हमें नहीं पता था कि फिल्म इतनी बड़ी हो जाएगी, ऐसा होगा, क्या होगा। सो दिस इज़ फील्स वेरी वेरी स्पेशल। विकी कौशल, अगला सवाल आपसे। यही सवाल जो मैंने अभी वरुण से पूछा, उन्होंने कहा कि उम्मीद तो अपने बच्चों से भी नहीं रखनी चाहिए, पर जवाब इसमें एक्टिंग कर रहे थे, जो किरदार है आपका निभा रहे थे, बनारस में शूट कर रहे थे। आपको क्या उम्मीद थी कि ये मूवी जाएगी इंटरनेशनल, मतलब फेस्टिवल्स में चली जाएगी, रिकॉग्निशन मिल जाएगी? इस कदर नहीं, कभी मतलब उस उतनी दूर हम कभी गए नहीं थे, बट वी ऑल हैड कंप्लीट फेथ इन द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी एंड वी वर वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एंड जब हमने शूट भी कर रहे थे तभी हमें कुछ स्पेशल फील हो रहा था कि समथिंग स्पेशल इज बीइंग मेड। सो हम बस उसी फील के साथ बस काम करे जा रहे थे एंड बाकी जो हुआ, आई एम श्योर देयर इज लॉट मोर टू सी। चलिए अब उन लोगों को बुलाना शुरू करते हैं स्टेज पर जिन्होंने इस सपने को सच कराया, द प्रोड्यूसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to call upon Mr. Manish Mundra from Drishyam Films, Mr. Manish Mundra, Mr. Vikramaditya Mudwane and Vikas Gaur from Phantom, yay, Miss Guneet Monga and Sean Ross from Sikya Entertainment. हमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, हमको बहुत अच्छी लगी थी। Way back then when we read it was a beautiful script and we struggled of course to raise the money till Manish came on board and Makasar came on board and they've been our guardian angels on this film throughout, and Sikya of course, Guneet and Shan. We love the film anyway. Like I was telling Neeraj, यार पिक्चर 4 घंटे की हो 2 घंटे की हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बहुत प्यारे पिक्चर्स है and I think we all feel that way about the film, so it's one of those children for us. विकास, अगला सवाल आपसे, बस एक छोटा सा सवाल। 24 जुलाई को मूवी रिलीज होने वाली है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनता मसान से? बिकॉज ऑलरेडी काफी बातें हो रही हैं इसके बारे में। Actually, I think I was the only producer who did not read the script, क्योंकि मेरे को जब स्क्रिप्ट आई तो नीरज बहुत ही सीरियसली मेरे को स्क्रिप्ट दिया। मुझे लगा बड़ा ही सीरियस आदमी है, इसकी फिल्म बहुत ही सीरियस होगी। तो मैंने विक्रम को बोला, सर आप पढ़ लो, आपको अच्छी लगती है तो बना दो।
तो मैंने पढ़ी नहीं. And then I saw the film about 2 months back when the first cut happened, and I thought it was delightful. It was just magical. It's such a happy film. It's so beautiful. So I think from here on I'll never need Neeraj's script. Whatever he wants to make, he can make, and I'll watch it later. ये सर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं, जो भी आप लिख के देंगे बिना पढ़े या बाकी पिक्चर प्रोड्यूस होने वाली है. विकास भाल ने बोल दिया ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के आगे. मैं तो अपना टाइम बचा रहा हूँ. अच्छा, एक और सवाल मैं स्क्रीन प्ले के लिए पूछने वाली हूं वरुण आपसे कि जो ट्रेलर में हमने देखा ये 4 लोगों मेन किरदार जो दिखाई दे हमारे चारों कास्ट जो यहाँ पे मौजूद है, इनकी कहानी कहीं इंटरसेक्ट होती है? देवी की कहानी और इस यंग कपल की कहानी एक ही शहर है और शहर में जैसे लोग मिलते जुलते कई बार पता नहीं होता मिलते हैं, वैसे है. और बाकी आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बाकी तो मैं नहीं बोल सकता. Fabulous. Ladies and gentlemen, casting crew of Masala, can we have a huge round of applause for everyone? And I think we're going to take a mic around and open it up for Q&A. Yes. Certainly. Yes, please. Manish sir, again, 24 तारीख को मूवी सबके सामने आने वाली है. कुछ कहना चाहेंगे आप मीडिया को? This film is very close to Drishyam films and close to my heart, and really it has come out the way we had thought. The whole story is amazing. It touches the heart, and would have seen like so many times till now, but it just doesn't. It's not enough. Like I would like to see it again and again. Even the trailer, I wanted it to be like on and on loop. So I think the viewers would like it. India would like it. World has already recognized it. Neeraj has done an amazing job, and the team has done brilliant acting. So proud of them. Thank you so much. Before the question, please, can I? Sorry everybody, but I want to invite all my team members here. Can I have Ranjan here? Can I have Deepa Aunty here? Nitin Red? Can I have Neeraj Pandey? Can I have Pooja? Can I have everybody on stage, please? Everybody. Pooja, Vineet. I can't see anybody. Vineet, Sheila Ji. Vineet D'Souza. Everybody, please come on stage, please. आ जाएं. Everybody, we will all squeeze in as the way we've done the film. करुणा, हाँ. सब लोग. Everybody, Shruti. We can't see because of the lights. Whoever's here, just come on your own. Anuj. जो एक ट्रेलर है काफी हार्ट वार्मिंग रहा है, जो कंटेंट है वो काफी हार्ट वार्मिंग लग रहा है. मुझे आपसे ये पूछना है कि ये जो स्टोरी था इसके लिए कोई आपने रियल लाइफ रेफरेंसेस लिए थे, और अगर हाँ तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए, क्या था? जी, जब मैं और वरुण बनारस गए थे तब हम लोगों ने एक्चुअली ये एक कम्युनिटी है जिनको डोम कम्युनिटी बोलते हैं, जो बनारस में अभी भी रह रहे हैं, और इनके कम्युनिटी में सेट एक कहानी है. तो हम लोग वहाँ के जो फैमिलीज हैं, चौधरी परिवार है, जिनके साथ हम लोग बहुत टाइम बिताए हैं. उन लोगों के घर में जितने 3 लड़के थे, एक बाप था, और यहाँ इनके जो हेड हैं कल्लू महाराज उनका नाम है, उनका बहुत बड़ा घर है वहाँ पे. उनसे भी हम बातचीत कर चुके हैं. तो 2-3 दिन तक लगातार इंटरव्यू चालू थे. तो बहुत कुछ इसमें उंडेला है रियल लाइफ से. विकास सर, मेरा सवाल फैंटम की पूरी टीम से है. मीटिंग में क्या ऐसा कुछ आप लोग करते हैं कि हम ये वही हम कुछ अलग दिखाएंगे? मतलब आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. आप तारीफ कर रहे हैं? तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं. हमारा यही प्लान है कि हम हर बारी कुछ अलग दिखाएंगे. एक्चुअली सेम दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? तो बट या आई थिंक वी डू गेट अट्रैक्टेड टू थिंग्स व्हिच आर नॉट सीन बिफोर, एंड दे साउंड इंटरेस्टिंग, दे साउंड चैलेंजिंग, एंड आई थिंक वी आल्सो डू थिंग्स जो हमें इतना पक्का पता है कि हमको वो बनाने में बहुत मजा आएगा. उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे तो सबके हाथ में है या नहीं है, पर दिल आ गया और बनाने का मन किया, और एक जिंदगी का उसको देने को तैयार है, तो वैसे ही बनाते हैं. You know, from the posters, looks like the film is riding on your shoulders. Is that the fact? No. That's rubbish actually. It's
all of us, and it's a really great film, and it's made on teamwork, and we worked really like a family does. We enjoy everybody else's success, all of us. We've stayed together like people stay in dorms when we went to France, and this has been the closest film to my heart because I've made the most number of friends, and it's given me the most memorable time of my life. And it stands on the able shoulders of the film. The film will do the work. It doesn't need anybody else. Neeraj, the version that you guys showed at Cannes, is the audience in India going to be seeing the same version, or are there going to be more edits? But there's slightly, there's going to be a little more surprise for you, for Indian audience, from what you've seen in Canada. And यहाँ पर क्या वजह थी कांस में रिलीज करने के पहले इस फिल्म मतलब रिलीज नहीं हुई थी, वहाँ पे फेस्टिवल में सेलेक्ट हुआ था फिल्म. अब देखिए यहाँ मतलब एक फेस्टिवल में अगर आप जाते हैं वहाँ पे अगर अवार्ड, तो फेस्टिवल जाने की वजह एक तो दो चीजें हैं कि ये नहीं कि हम लोग अपनी बीट दबा के वापस आना चाहते हैं. इसके चलते हमें बहुत सारे फायदे हुए. एक तो देखिए हमको इतना बड़ा बज़ मिला है, बिना इसके हम लोग शायद फिल्म रिलीज नहीं कर पाए. दूसरी चीज़ ये कि अब बहुत सारे कंट्रीज में फिल्म बिक रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है ना कि सिर्फ मतलब बीट दबा लिया और वापस आ गया. करती है हमेशा कम बजट की फिल्में और वुमेन ओरिएंटेड फिल्में जहाँ पे वुमेन को प्रताड़ित किया जा रहा है, या फिर आप कई फिल्मों में प्रताड़ित करते हुए दिखाते हैं, ऐसे किरदार क्यों? आपका सवाल क्या है कि मैं प्रताड़ित हो रही हूँ कि मैं कर रही हूँ? कैसे रहते हैं? कैसा रहता है? ये तो कुछ कुछ होता है वाली बात है. क्या हो रहा है? आप क्या कह रही हैं कि कैसे रहते हैं? एक्चुअली बिल्कुल ऐसा रोल नहीं है जैसा आपने देखा. जहाँ तक मुझे याद है मैंने फिल्म की थी ओए लकी, वो लोअर मिडिल क्लास दिल्ली की लड़की थी. गैंग्स ऑफ वासीपुर में एक अनएजुकेटेड मुस्लिम हाउसवाइफ थी, जवानी से बुढ़ापे तक आपको वो दिखाया. और उसमें और देवी में आपको क्या सिमिलैरिटी दिखती है मुझे पता नहीं. आप मुझे लगता है आप फिल्म का इंतज़ार करें, क्योंकि ये सबसे अलग कैरेक्टर है और सबसे मुश्किल कैरेक्टर है मैंने जो अब तक किया. मुझे पता नहीं मैंने कैसा किया है, अपने डायरेक्टर पे मैंने छोड़ दिया. एक ऐसी लड़की का किरदार है जो दुखी है पर गिल्टी नहीं. और हाँ, बस अभी तक इतना कहना ठीक रहेगा. मुझे नहीं लगता इसमें कोई और सिमिलैरिटी है किसी और किरदार से. मैं कोशिश करती हूँ फैंटम की तरह कि मैं भी कुछ अलग अलग हर बार आपके सामने पेश करूं. और मुझे लगता है कि ये फिल्म वाकई बहुत अलग है. मुझे स्पिरिचुअल लगती है ये फिल्म, इसलिए मैं इसके साथ शुरू से जुड़ी हूँ. Aditya and Vikas, as producers, how do you look at this trend of these festival dates always being blocked by the Cannes or by the blockbuster films, these big budget movies? As producers, do you think it is great, or how does it help the industry and the entire trade business? I think it's really good that they block those dates, because we all need the money coming into the industry. So I think it's very good that all the Cannes block those dates and so much money, and then we get to make Cannes. And I think the good thing is that we have so many festivals in India, and hopefully we'll get more now. Father's Day will become a festival, Mother's Day will become a festival. So on something or the other we keep releasing movies, and hopefully Cannes will not take over all those festivals. The Khans have their festival, we've got the Cannes festival. So can we hear it for that? Masan at the Cannes festival. Speaking of, नीरज, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, ये जो फिप्रेस्की अवार्ड जीता है, इसमें कंपेटिटर्स क्या थे? मसान के सामने कौन खड़ा था? एक्चुअली फिप्रेस्की जो अवार्ड दिया जाता है वो एक ग्रुप ऑफ क्रिटिक्स होते हैं, पूरे वर्ल्ड से लिए जाते हैं. वो सब लोग मिलकर सारी फिल्में देखते हैं और ईच सेक्शन से वो लोग एक फिल्म चूज करते हैं जो उनके लिए फेवरेट है. जैसे मेन कॉम्पिटिशन में एक फिल्म थी सन ऑफ साउथ, जो उनकी 16 फिल्में थी, उसमें से उन्होंने एक फिल्म चूज की. और ऑनसेंटर रिगार्ड में भी 19 फिल्म थी, उसमें से बेस्ट फिल्म उन्होंने ये चूज किया. तो ऑनसेंटर रिगार्ड की जितनी फिल्में हैं उन सबसे कम्पीट करता है. और sorry, you're saying something. I was saying wow. Wow indeed. And most promising future. Now that is also like that's amazing. Neeraj Dewan is right here in front of you. He's got the most promising future award at Cannes. उसमें आपके सामने कितने लोग थे कंपटीशन में? या मसान देख के उन्होंने बोला कि नहीं? Actually उसमें I think they were
They were, I think, about. They were but for on certain regard section, I think they were about 8 first-time filmmakers. Out of the 19, there were 8 of them who were first-time filmmakers. उसमें से- Global filmmakers. Yeah, global filmmakers. So they picked. I shared my award with another Iranian director. So she was there and I was there. So. At the risk of sounding repetitive, wow. सर मैं पूछना चाहूँगी आप काफ़ी वक्त से इंडस्ट्री में हैं पर ये साल आपके लिए बहुत सुनहरा जा रहा है आपको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला क्रिटिक्स उसके बाद दम लगा के हरीशा में भी आपने अपना जलवा दिखाया और अब मसान जो मतलब जिसकी तालियों की गड़गड़ाहट फ्रांस से यहाँ तक आ गई है तो क्या कहना चाहेंगे आपको इस वक्त कैसा लग रहा है हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि हम आपके साथ काम कर पाए पर आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल तेरे जैसा ही लग रहा है खुश नसीब हूँ कल कोई पूछ रहा था कैरेक्टर क्या है आपका मशाल फिर वही सवाल ये सवाल जो है 30 साल पहले बंद हो जाना चाहिए था जब मैं हीरो होता था मैं कॉमेडियन होता था मैं विलेन होता था कैरेक्टर क्या क्या बताऊं खुद देखूंगा मशाल मैंने देखी नहीं है अभी तक देखूंगा तो बता दूंगा लेकिन नीरज जब बताने आया था और एक लाइन से मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे बहुत खूबसूरत उसने मुझे पूरी पिक्चर दिखा दी थी मेरे कमरे में बैठ के एक पन्ना पलटते ना मुझे फिक्र पड़ी थी ना इसको फिर उसके बाद एक्ट्रेस उन्होंने बहुत अच्छी थी साथ में टीचर क्या रिलेशन थे हमारे मैं इसके लिए खाने लाता था खाना पान और बस यही जवाब एक दिन लिट्टी भी लाए थे बस यही जवाब है और ग्रेट केमिस्ट्री सबके साथ अविनाश मेरा कैमरामैन पता नहीं कहा बहुत बड़ा उनकी आज फिल्म किल्ला गॉड ब्लेस यू चलो रिचा आपका किरदार जो है काफी चैलेंजिंग लग रहा है तो उसके लिए क्या कुछ प्रिपरेशन की थी आपने इस किरदार के लिए मैं बनारस में वक्त बिता चुकी थी ड्यूरिंग गैंग्स ऑफ वासीपुर और जब नीरज ने मुझे स्क्रिप्ट दी फाइनल जो ड्राफ्ट था उसको मैंने एक बार पढ़ा और उन्होंने मुझे रिसर्च के लिए कुछ 7-8 फिल्में दी थी देखने के लिए ईरानियन फिल्में फ्रेंच फिल्में अंग्रेजी फिल्में हाँ सारी देखी थी मैंने और उनसे मुझे एक वो पता चल गया टोनालिटी और एवरी डे आई थिंक मैं कुछ गलत करती थी तो वो मुझे बता देते थे कि ये आउट ऑफ कैरेक्टर जा रहा है या ये ऐसा जा रहा है हर चीज़ में उनकी बिल्कुल एक हॉक आई थी जिसे बोलते हैं ना और फर्स्ट टाइम डायरेक्टर से मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी नॉन जजमेंटल तरीके से वो एक फीमेल किरदार लिखेंगे जैसे कि वो खुद औरत के अंदर जो चल रहा है वो महसूस कर सकते हो इट्स अ जीनियस बात है वो वरुण और नीरज ने जैसे लिखा है वो एक बहुत ब्रेक थ्रू कैरेक्टर है Of course, she was written in for the role because I knew her from Gangs of Wasseypur, and when we were thinking of Devi, we always thought of Richa. For me, I think the measure of success for an actor is when somebody writes a role for you. So for me, there was no way I was not going to do Masan. Unfortunate that our films only get noticed when we go abroad, be it Cannes or the Berlinale, like Avinash's Killa. Only when it gets international recognition does it get distributors or does it grab eyeballs in India. There are two answers to it. One is internationally, if you look at it, these festivals, they're not just festivals to showcase your film. It's also a market. Like there's the Martin du Film in Cannes, where your film will be screened to a lot of buyers. Like the way Masan, we had a lot of buyers from various countries, Italy, Spain. A lot of people have bought the film already and it's going to release. So that is the advantage of going to a festival. It's not just like I said earlier in my earlier question, that it is that delight and also back here, what happens is the same thing. It gives you that buzz, it gives you that scope. I understand that your question is valid in that sense that why only people notice it when we get an award. It's also a flip side to it also because a lot of people think that are festive film shadowing RTO. So that is a misnomer that people do carry. I mean with this film I think we're going to break that misnomer which I think Manka was already done. So बहुत सारी फिल्में कुछ सालों से फेस्टिवल में जा रही हैं
So I particularly want to say that when producers like Phantom and Drishyam work on something, when they really put their weight behind a good content, a good film, it's not easy कि आप एक फिल्म स्टार्ट से बनाकर इतनी दूर तक लेकर जाओ और इतनी दूर बिना बहुत विजन ऑफ द डायरेक्टर एंड द टीम एंड द प्रोड्यूसर्स के बिना it's quite amazing कि हमारी फिल्में बाहर सेलेक्ट होती हैं. It is not unfortunate. It is quite good कि वो बाहर सेलेक्ट होती हैं. But what is even better is that there are producers in India who are putting their weight behind it and who are making it release. तो बहुत सारी फिल्में गई हैं बाहर जिसको तब भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता. So it is because of Drishyam and Phantom that this has even happened. So कि हम लोग एक महीने में फिल्म यहाँ पर रिलीज कर पा रहे हैं, which is the best part of being a part of a journey that you can see it through and we can all have these interactions. यही इंटरनेशनल No, I think both Puneet and Neeraj have collectively answered the question. But to add on my point, I certainly think that international film festivals are key. They actually give us a benchmark to make quality films. Being selected there itself is a reward in itself. It gives the justification to invest and support a film. Secondly, of course, whether it is Masaan or Amrika or Dhanak, we have got buyers. I mean, these films like Masaan is more than 10 to 12, 13 territories we have already sold. 20 territories we have already sold. And Amrika sold like 50 territories across the world. So it's going to release. So that also gives the reason that we make quality films which are selected in international film festivals of repute, being watched by a lot of people out there, bought across the territory, and that paves way for another Indian films to go that route. And then when we come back home, we release it with same fanfare. We release it with that whole motivation what we went with. And that will complete the whole circle. And I think Masaan would be the first film to complete that circle, to negate that whole philosophy that festival films are arty or festival films don't find a release. That's where we answer the question, and this will be the first, and it will be the best beginning. एक बहुत सिंपल है. मसान शमशान का स्लैंग है बनारस में, वहाँ शमशान को मसान ही बोलते हैं. और फिल्म में जो एक किरदार है जो विकी पे कर रहा है दीपक का, सो वो शमशान घाट पे काम करता है एज ए डोम. तो वो एक कनेक्शन है. और फिल्म में बाकी और फिलोसॉफिकल लेवल पे और बहुत सारे कनेक्शन है, बिकॉज इट्स अबाउट सर्कल ऑफ लाइफ एंड जो एक फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफी में जो एक तरह से है कि मतलब डेथ इज नॉट द एंड एंड इट्स द बिगिनिंग आल्सो इन अ वे. तो वो फिलोसॉफिकल लेवल पे वो कनेक्शन है और एक डायरेक्ट फिल्म में एक सिंबल तो है ही. और उसके अलावा फिर लोग जो भी इंटरप्रेट करेंगे वो तो होगा ही. Alright, that about wraps up the Q&A. Can we have another round of applause for Team Masaan, everyone, please? And अब हमारे फोटोग्राफर भाई जी भर के फोटो खींच. जी और किरदार निभाना मुश्किल तो था ही, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि जो लड़की है शालू गुप्ता वो बहुत ही, उसका मन बहुत ही साफ है एंड वो बनारस में पली बड़ी है, लेकिन जो उसकी थिंकिंग है शी इज़ वेरी ब्रॉड माइंडेड. तो जैसे जो हमारे इश्यूज़ होते हैं हमारी कंट्री में, हमारे कास्ट सिस्टम जैसे है, तो शी इज़ अ अपर कास्ट गर्ल जिसको प्यार हो जाता है एक लड़के से जो कि मसान शमशान घाट में काम करता है. तो ये सब चीज़ें मुश्किल क्या होता है कि आपको वो पहला प्यार जब होता है
तो तब क्या फीलिंग सी क्या थी, क्योंकि उसमें बहुत सारा इनोसेंस होता है, तब आप ये नहीं देखते हो कि लड़का क्या करता है, फैमिली कैसी है। तो टू गो बैक टू दैट, क्योंकि हम लोग जो मैं दिल्ली की हूँ और पिछले 9 साल से बॉम्बे में हूँ, तो आपकी थिंकिंग एक टाइप की हो जाती है, तो वो डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लड़की के, जैसे उसको शायरी बहुत पसंद है, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था कि कौन से किस टाइप के राइटर्स उसको पसंद है, किस टाइप के गाने उसको पसंद है, तो वो हिंदी में लिखती है। तो एंड अगेन एज हम अर्बन होते जाते हैं तो हम उतना हिंदी में नहीं लिख पाते हैं, तो मैंने वो कॉन्शियसली किया था कि मैं वो सब करूँ। आई स्टार्ट लिविंग लाइक शालू। जी 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 प्यार एक्चुअली मैंने जो रियलाइज़ किया है कि वो कोई रीज़न नहीं होता है। आपको अगर किसी से प्यार होना होता है तो वो हो जाता है। जी अच्छा, पिक्चर में क्या सीन था, तो क्या होता है कि एक गूंजा जो ट्रेलर में भी है कि शालू को चाट खाना बहुत पसंद है, तो वो रोज़ कॉलेज के बाद जाती है और उसको एग्जैक्टली पता है उसको कितनी मिर्च चाहिए, कितना नींबू चाहिए, कितना क्या चाहिए, और वो वही खाती है। तो जो दीपक चौधरी जो विकी कौशल जो किरदार निभा रहे हैं, तो वो पहली बार उसको देखते हैं कि 5 रुपए के गूंजे के लिए लड़की पगड़ा गई है कि भैया ये चाहिए वो चाहिए, बहुत उसके लिए कैजुअल बात है। तो वहाँ से जो एक बार स्टार्ट होता है, हम लोग एक दूसरे को नोटिस करते हैं कि अच्छा, एंड देन वो फिर बढ़ता रहता है। बहुत ही इनोसेंट लव स्टोरी है, एंड आई वुड से इट्स वन ऑफ माय फेवरेट लव स्टोरीज आर एट देयर। थैंक यू। सबसे अहम आपका रोल दिखाया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंट है फिल्म आपकी? नहीं, ये फिल्म मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसमें सभी का रोल इम्पोर्टेंट है। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, वहाँ पे काम करना है, कितना इम्पोर्टेंट। बहुत खुशी की बात है कि एक हिंदुस्तानी फिल्म उस लेवल तक पहुंच गई है, और मेरे लिए नहीं, फिल्म के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस लेवल तक अप्रिशिएट हुई फिल्म की सिर्फ सिलेक्ट नहीं 2 अवार्ड जीत कर आई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में भी लोग इसे पसंद करेंगे। बहुत बड़ी बात कही जो राइटर है फिल्म के, उन्होंने औरत के किरदार को इस तरह लिखा है, वो क्या चीज़ आप कहना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रही थी कि उन्होंने बहुत महसूस करके एक बहुत जेन्युइन किरदार लिखा है, जो कि आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, और मुझे बहुत खुशी है, खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे ऐसा किरदार करने को मिला अपने करियर में। एक एक्ट्रेस के लिए कोई फिल्म होती है तो वो टर्निंग पॉइंट साबित होती है, तो इसलिए आपको लगता है कि ये फिल्म आपको अलग कैटेगरी में ले जाएगी? मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म मेरे लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, जिसकी भी मैंने उम्मीद नहीं की थी, पर वो हो गई। तो मुझे पूरा विश्वास है अगर लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, पर मैं ऐसे उम्मीद लगा के नहीं बैठती। संजय जी के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छे बेहतरीन एक्टर हैं, मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, और बहुत खुशनसीबी की बात है कि वो फिल्म करने को मान गए। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं बोलते मैं नहीं जवान लड़की के पापा का रोल नहीं करूँगा, ये वो, और उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया। कोई मैसेज नहीं है, स्पिरिचुअल फिल्म है, इट्स अबाउट ग्रोथ एंड लव। तो मुझे लगता है कि बस आप देखिए। ऋचा, ये फिल्म आपके लिए बहुत बड़ी फिल्म है, इसके बाद आप फिल्मों को चुनने का समय आ जाएगा ऋचा? फिल्में तो मैं शुरू से चुन रही हूँ, जब मेरे पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, तब भी मैं बहुत चूज़ी थी, और अभी भी मैं चूज़ी हूँ। मुझे लगता है फिल्में सोच समझ के करनी चाहिए। थैंक यू। सबसे नीची चीज़ होती है जी बहुत चैलेंजिंग था। पहली बात तो क्योंकि मैं बम्बई का पला बड़ा हूँ, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बनारस से ही मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं था, एंड उसके ऊपर से फिर एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करना, एक ऐसे किरदार प्ले करना जो अपने 24 सालों में पूरी ज़िंदगी वो एक शमशान घाट पे जिया है, पला बड़ा वहीं पे है, वही काम करता है कि वो चिताएं जलाता है, तो उसका साइकी समझना बहुत ज़रूरी था। तो पहले जब हमारा प्रोसेस शुरू हुआ, जब मैं लॉक हो गया था, तो पहले मैंने नीरज से काफ़ी बातचीत की कि वो, क्योंकि वो कई सालों से इस किरदार के साथ जी रहा था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि फॉर्चुनेटली वी हैव अ डायरेक्टर जिसको किरदार के लिए बहुत 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 क्लैरिटी है, बहुत डिटेल तक उसने किरदार को सोचा हुआ है। बहुत बड़ा मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि क्योंकि जब मेरा ऑडिशन हुआ था, मेरा ऑडिशन लिया गया, उसके बाद जब मुझे बताएगा कि तुम लॉक हो गए हो इस किरदार के लिए, तो मुझे लग रहा था कि
एक डायरेक्टर जो 3-4 सालों से इस किरदार के साथ जी रहा था, वो फाइनली एक नए बंदे पे ट्रस्ट कर रहा है, नए एक्टर पे ट्रस्ट कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत फॉर्चुनेट था। एंड एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि अगर तुम पे इतना ट्रस्ट दिखाया जा रहा है, सो यू हैव टू पुल इट ऑफ। वो आपको फिल्म देखना होगा कि कैसे भूंजा बेचते बेचते या भूंजा खरीदते खरीदते कैसे लड़की एक्चुअली फंस नहीं गई, वो वहीं कुछ हो गया मैजिक आपस में, वो आपको फिल्म देखना होगा। इट्स एक्चुअली वो एक साथी में लव स्टोरी है जो पहले नज़र में ही लव स्टोरी टाइप की है, तो ये उसी में है कि जैसे ये किरदार बहुत ही लो कास्ट को बिलोंग करता है, लड़की अपर कास्ट को बिलोंग करती है, तो जैसे फिल्म भी बातचीत करती है काइंड ऑफ एस्केप के बारे में, कैसे आज की यूथ जो है स्पेशली स्मॉल टाउन इंडिया में वो कैसे एक एस्केप ढूंढ रही है, वो ट्रेडिशन से जो उन्हें कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हैं कि हाँ कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर सकें, तो उस बारे में डील करते हैं। थैंक यू सो मच। अलग अलग तरह की भूमिकाएं आपने भी कहा 9 साल से देखा था, उनके किरदार लगातार मिलते जा रहे हैं, तो कितना लगता है एनर्जी लेवल आपका बढ़ता जा रहा है? अब मोनोटोनस सा करियर नहीं हो रहा है और हर तरह T20 एंड सब कुछ खेल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें एक मसान जैसी फिल्म निकल जाती है तो और बल मिलता है मेरे कास्ट करने वालों को और बल मिलता है, मुझे और एक्ट करने में बल मिलता है। ये सब तुम्हारा कर्म है दाता की बात अब तक बनी। अब आपको लगता है कि आपका एक समय चेंज हो रहा है और सेकेंडली कि आप हंसी और कॉमेडियन किरदार से अलग लोग मतलब मैच्योर रोल भी मिलना शुरू हो गया? अब वो उनकी भले मनसाहत है पर परेशानी है जो अब वो दे रहे हैं, ठीक है, मैं इस पर इतना नहीं सोचता हूँ। सर इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए, कितना डिफिकल्ट रहा इसके बाद? ये फिल्म अभी मैंने देखी नहीं है, आज ट्रेलर रिलीज़ है, अभी तक मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने दूसरों से जितना सुना है बेहतरीन सुना है, बहुत खूबसूरत है। इंसान जब नॉर्थ इंडियन खुद होता है और उसको नॉर्थ इंडियन किरदार को कहीं प्ले करना होता है तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको वही चीज़ रिपीट करनी होती है एक्टिंग। नहीं, मैं इसको जस्ट उल्टा मानता हूँ कि अपने पिच पे खेलना ज़्यादा आसान होता है। आपका पिच जो है, होम टाउन जो है, आपका पिच जो है, वहाँ पर खेलना बहुत आसान होता है एज एन एक्टर, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले से विदाउट तैयारी मिली होती है, लेकिन आपको बैक में होती है। इससे हट के बात करेंगे, टनकपुर की बात करेंगे। टनकपुर में आपके रोल को लोग काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, शुक्रिया है। क्या कहना चाहेंगे उस फिल्म को विनोद कापड़ी जी ने डायरेक्ट किया, कितना इंटरेस्टिंग था उनके साथ काम करना? विनोद कापड़ी के साथ इंटरेस्टिंग एक इस लेवल पे है कि वो मजे हुए डायरेक्टर नहीं है, नए जर्नलिज्म से आए हैं तो बहुत फ्रेश है, तो एक फ्रेशनेस के लेवल पे काम करना इज़ अ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया था। सर आप बैक टू बैक कई फिल्में कर रहे हैं, तो आने वाले कल की फिल्में हमें कुछ बताएं। दिल वाले हैं, सूरज बढ़ जाता, प्रेम रतन धन पायो और इंदर कुमार, ग्रैंड मस्ती, काफ़ी सारी है। तो रोहित शेट्टी के साथ एक बार फिर आपको हम एक्शन भी कुछ सीक्वेंसर में देखेंगे। हाँ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई सारी, हम लोग वो भी वैसे ही है जैसे मैं हूँ वैसे वो भी वैसे ही। सलमान खान के साथ आपने काम कर रहे हैं, तो उनके साथ कैसा रहा? अरे बहुत प्यारा, मैं जितने भी दिन उनके साथ रहा बहुत बढ़िया खाता रहा, बहुत अच्छा और हेल्दी खाता रहा। सर एक लास्ट सवाल प्रेम रतन धन पायो को लेकर कि पूरे बड़े का जो फ्लेवर रहा पारिवारिक फिल्मों का आपने कई दिन में साथ के साथ, तो हम देखेंगे आपको उस अनुपम खेर साहब के किरदार में या कुछ उस तरह का हम देखेंगे आपको इस फिल्म? अब तो आगे है ना, इस फिल्म में वैसा बिल्कुल नहीं देखेंगे आप, आगे हो सकता है कि कल को मुझे सूरज जी इस तरह का रोल ऑफर करें तो सोचा जाएगा, अच्छा है, बढ़िया है, क्यों नहीं। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद।
इतना प्रेशर समझ रहे हैं और रिलीज नज़दीक है, प्रेस भी इंतज़ार कर रहा है फिल्म देखने के लिए, तो उस चीज़ को लेके कितना नर्वस है आप दोनों लोग? नर्वस स्ट्रेंजली है नहीं, क्योंकि हम काफ़ी सालों से ऐसे दिन का वेट कर रहे थे कि ये फ्राइडे आएगा और हमारी पहली फिल्म रिलीज़ होगी। तो फाइनली वो फ्राइडे आने वाला है कुछ ही दिनों में, एंड जब वो आने वाला है एंड हमें ऑडियंस हमारा काम देखेगी एंड हमें देखेगी पहली बार, तो एक पॉजिटिव सी एक्साइटमेंट है। एंड बस हम वेट कर रहे हैं कि एंड वी होप कि लोगों को और जो भी देखें सबको अच्छी लगे फिल्म में, हमारा काम अच्छा। चलो आप बताएं, प्यार में पड़ती हैं जी, क्या चीज़ें चल रही होती हैं दिमाग में? तो मेरा मानना ये है कि जब आपको पहली बार प्यार होता है लड़के को या लड़की को, तो आप तो जो लॉजिक, रीजनिंग, प्रैक्टिकलिटी होती हैं वो सब खिड़की से बाहर हो जाती हैं। तब आप ये नहीं सोचते हैं कि लड़का क्या करता है, कितना पढ़ा लिखा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली क्या करती है, बड़े होके कितना पैसा कमाएगा या फिर कितना लंबा है, तो ये सब आप कुछ नहीं सोचते हैं। वो प्यार जब होता है तो पता नहीं क्यों हो जाता है। तो शालू दीपक को जब पहली बार मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, जो चीज़ें एक दूसरे की उनको पसंद आती हैं, फिर वो और मैग्नीफाई होती जाती हैं, मतलब वो प्यार और गहरा होता जाता है। तो शालू के लिए वो क्या करता है क्या नहीं करता है ये सब मान्य ही नहीं रखता है, क्योंकि वो इतना प्यार करती है दीपक से और दीपक शालू से कि दुनिया चाहे जो भी कहते, क्योंकि उनको पता है वो गलत नहीं है, और अगर आप गलत नहीं हैं तो डर किस बात का। तो बस ये उनका एक मतलब अनसेड वादा होता है कि चाहे जो भी हो जाए कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, जो कि किसी भी लव स्टोरी में, चाहे वो रियलिटी हो या फिल्म हो, बहुत ज़रूरी है। एज अ डोम का किरदार, तुम जो मेंटल सेटअप होता है कि आप किसी को जलाते हैं, जिंदगी देख चुके हैं, मोक्ष में लोग जाते हैं, नदी उनको वो अंतिम वो दिया जाता है क्रिया, तो कैसे प्यार उसके अंदर वो चीज़ आ जाती है? प्यार तो एक अलग चीज़ है, कैसे उस लड़के के अंदर प्यार जागता है और क्या? प्यार, देखिए प्यार अलग चीज़ तो है, बट आई थिंक सबसे खूबसूरत चीज़ भी है, सबसे प्योर चीज़ भी है। एंड प्यार ऐसी चीज़ है जो शायद कोई जाति या आप कितने अमीर हैं, गरीब हैं, कहाँ को बिलोंग करते हैं, आप इंसान हैं तो आपको प्यार हो सकता है। वो इतनी यूनिवर्सल और इतनी प्लेन और ट्रू चीज़ है। तो आई थिंक वो प्यार की तो जगह हर जगह है इस दुनिया में। सो वो लड़का डोम परिवार को बिलोंग करता है, चिताएं जलाता है, वो सब ठीक है, पर प्यार होना था तो हो गया बस। मैंने क्या कि दिल होगा तो प्यार तो हो ही जाएगा। तो वो फिर कहाँ से आप हैं कहाँ से नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। जब फिल्म को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, बाहर भी, इंडिया में भी लोग क्रिटिक्स जो है काफ़ी, तो क्या समझ रही है किस तरह की ये फिल्म होगी, कितनी अलग होगी ये फिल्म और क्या मैसेज देगी ये फिल्म लोगों को? मैसेज तो एज सच बहुत मतलब प्रीची फिल्म तो नहीं है ये, एक बहुत ऑनेस्ट फिल्म है, एक अलग दुनिया दिखाने की कोशिश है ये फिल्म। बनारस बेस्ड स्टोरी है एंड बनारस के कुछ जिंदगियां हैं जिनको दर्शाया गया है एंड उसके थ्रू कुछ चीज़ें हैं जो आज के दौर पे इस देश में जो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि अब जैसे इंडिया इस समय एक बहुत ही इट्स ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ चेंज। इस समय वो बहुत प्रोग्रेसिव भी है। लाइक अभी इस समय आई डोंट थिंक कि जितने इंडियंस आईटी फर्म में काम करते हैं देश में, मतलब दुनिया में और कहीं काम करते होंगे, या जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सब होते हुए एंड स्मॉल टाउन्स में इस वक्त कैसे यूथ को एक्सपोजर पूरा है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंटरनेट है, सब कुछ है, बट एक्सपोजर के चलते अब उनको जो एक फ्रीडम और एक एस्केप चाहिए उन कल्चरल बैरियर्स से और कुछ ट्रेडिशनल लॉज जो सोसाइटी में सेटअप हैं कई हज़ारों सालों से जो चेंज नहीं हुए, तो वो कैसे उनको पीछे खींच रहे हैं। तो ये बहुत इस तरीके के किरदार हैं और इस तरीके की स्टोरी है जो आई थिंक एवरीवन वुड रिलेट टू एंड एट द सेम टाइम जिनको वो दुनिया नहीं पता तो एटलीस्ट उनको एक नई दुनिया देखने को मिलेगी कि अच्छा इंडिया में ऐसा भी कुछ है, यू नो। सो आई थिंक ये ऐसी फिल्म है, ऐसी स्टोरी है, ऐसे किरदार हैं जो हर किसी का मन छुएगी एंड जो अंदर और स्टोरीज हैं जैसे लव स्टोरी है एंड रिचा की अपनी स्टोरी है, इमोशनल है, वो कहीं ना कहीं आई थिंक लोग किरदारों को, कहानियों को, कुछ मोमेंट्स को घर ज़रूर लेकर जाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि
जो बस क्रिएट हो रहा है जी। पिक्चर का, लोग अप्रिशिएट करें तो जी। कितना मायने रखता है किसी भी एक फिल्म के लिए? माने तो बहुत रखता है, क्योंकि वो हो जाती है चीज़ कि कैन फिल्म फेस्टिवल की वजह से और जो क्रिटिक्स कहते हैं उसकी वजह से हमारी टारगेट ऑडियंस और बढ़ जाती है कि जितने लोग मूवी देखते हैं अब उनके कहने की वजह से और लोग शायद, चाहे वो एक इंसान और हो या फिर वो हज़ारों या लाखों और हो, तो क्योंकि जो छोटी फिल्में होती हैं उनका ऑब्वियसली बजट भी उतना लिमिटेड होता है, तो जो वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो और जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिनका अच्छा टेस्ट है, तो आप क्योंकि उन्हें ट्रस्ट करते हैं, तो अगर उन्हें सिनेमा पसंद है, जैसे अनुपमा चोपड़ा हो गई या राजा सेन हो गया, या बहुत सारे हमारे बेहतरीन क्रिटिक्स हैं, तो वो अगर अपना सपोर्ट देते हैं तो फिर ऑडियंस को लगता है चलिए देख के आते हैं, क्योंकि आइटम नंबर नहीं है, गाड़ियाँ नहीं उड़ रही हैं, लेकिन बनारस है, हिंदुस्तान है, सुंदरता है और कहानियाँ हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि फिल्म को क्रिटिक्स हो या अवार्ड भी कहीं मिल जाता है, लेकिन इंडियन ऑडियंस जब पिक्चर रिलीज होने पे आती है और इंडियन ऑडियंस तक आती है तो वो एक्सेप्ट नहीं करती, कई बार ऐसा हो चुका है। तो इस चीज़ को लेके कितनी तैयारी है या किस तरह की फिल्म प्रेजेंटेशन कैसा होगा फिल्म? वो तो एक्चुअली हमने बहुत प्यार से फिल्म बनाई है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके। जो आपने जैसे एक्साइटमेंट भी पहले पूछा था, तो हमारा नर्वसनेस आई थिंक एक्टर्स का काम होता है फिल्म से पहले और फिल्म के दौरान। अब तो हो चुका है, हम मैच खेल चुके हैं, अब जो होगा वो तो आप लोगों के हाथ में है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि आप बस हमें सपोर्ट करें, दैट इज़ इट। अब आपको अच्छी लगे ना अच्छी लगे वो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जाते आते जाते, और हमारी क्योंकि दोनों की पहली हम लोग डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म के साथ, तो हमें तो कोई, हम अगर कैब में बैठते हैं तो मैं तो उन ड्राइवर को भी गाना सुना के बोलती हूँ कि हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, आप ज़रूर देखिएगा। अगर मैं पार्लर में अपने बाल बनाने जाती हूँ या फिर मैं कहीं चाय पीने जाती हूँ, तो मैं तो हर एक इंसान को यही दरख्वास्त कर रही हूँ कि आप हमारी पिक्चर देख लीजिए, क्योंकि एट दिस स्टेज हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी फिल्म में ऐसे दिग्गज एक्टर्स हैं, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, ऋचा चड्ढा, जिनके लिए ये फ्राइडेज़, उन्होंने कई फ्राइडेज़ देखे हैं ऐसे जब उनकी फिल्में आ चुकी हैं। लेकिन विक्की मेरे लिए, नीरज हमारे डायरेक्टर हैं, वरुण ग्रोवर के लिए, हम लोग के लिए ये फिल्म बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत दिल के करीब तो सबके है। तो हमारी बस यही आशा है और प्रार्थना है कि जितने लोग देख सकें उतने लोग देखें। एक अहम बात है कि आप एक डोम का किरदार निभा रहे हैं, तो कितना साइकोलॉजिकल एफर्ट लगाना पड़ा इसको किरदार, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग किरदार रहा होगा। तो क्योंकि आप बाहर के रहने वाले हैं और आप वहाँ जाके वहाँ की पृष्ठभूमि को देखना, तो क्या क्या बातें चली दिमाग में? एक्चुअली जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने पहली बार, तो काफ़ी मैं नर्वस हो गया था कि किस तरीके से, जैसे मेरी पैदाइश परवरिश बॉम्बे की रही है, पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो किस तरीके से मैं ये निभा पाऊँगा एक बनारसी डोम कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला, वहाँ के घाटों में काम करने वाला, चिताएँ जलाने वाले का जो कैरेक्टर है। पर फॉर्चुनेटली हमारे पास एक ऐसे डायरेक्टर और राइटर थे, नीरज घेवन और वरुण ग्रोवर, जिनको अपने किरदारों को लेकर, अपनी कहानी को लेकर, अपने पूरे उस दुनिया को लेकर बहुत क्लैरिटी थी। एंड उन्होंने काफ़ी रिसर्च किए थे, दोनों 2-3 सालों से रिसर्च कर रहे थे इस कहानी पे। तो आई मीन वी फेल्ट वेरी फॉर्चुनेट, एंड जितना उनसे मैंने बात किया तो आई रियलाइज़ कि आई जस्ट हैव टू ब्लाइंडली ट्रस्ट देम, एंड क्योंकि उन्हें इतनी क्लैरिटी थी तो आई जस्ट हैड टू जस्ट फॉलो देयर विजन। एंड एक बार वो क्लैरिटी थी आपस में, एंड उन्होंने जितनी बातें की मुझसे, शेयर किया कि वो दुनिया कैसी है, वो लोग कैसे हैं, उसके बाद ये ज़रूरी था कि मैं कुछ समय वहाँ बिताऊँ। एंड वहाँ पे काफ़ी दिन मैं वहाँ रहा था बनारस में, उन घाटों पे, एंड उन लोगों के बीच रहा था, उनसे बातें की मैंने, उनका हाव भाव, जैसे नीरज चाहते थे कि मैं काशी का डायलेक्ट भी पकड़ूँ इस फिल्म में, तो वो काशी का डायलेक्ट सीखना, वो डायलेक्ट पकड़ना, तो उस तरीके की तैयारी रही थी कि वहाँ उनके साथ घुलने मिलने के बाद वो अपनाना, वो कल्चर अपनाना। बिकॉज नीरज इस फिल्म में ही वॉज वेरी पर्टिकुलर कि वो कल्चरल नुआंसेस बिल्कुल आने चाहिए, करेक्ट, बिकॉज ये काफ़ी इसका अप्रोच इस स्टोरी का बहुत रियल है हमारी फिल्म में, तो वो जब तक नहीं आएगा तो कैरेक्टर को बिलीव नहीं करेंगे लोग, तो उसके लिए फिर वहाँ समय बिताना काफ़ी ज़रूरी हो गया। और नीरज ने ये कहा था कि विकी दीपक में इतना घुल गए थे कि अगर नीरज को बाद में डाउट होता था कुछ भी कैरेक्टर के बारे में तो वो विकी से पूछते थे। तो मतलब जो प्रोसेस वैसे स्टार्ट हुआ था तो इतना ढल गया था ये अपने कैरेक्टर में कि फिर डायरेक्टर इनसे डिस्कस करते थे। अरे फैंटम को कितना बड़ा मानती है कि फैंटम ने इस फिल्म को अपना नाम दिया है, तो कितना इम्पोर्टेंट है वो नाम इस फिल्म के लिए? और फैंटम इस फिल्म नहीं, हर फिल्म के लिए,
एक एक्टर के लिए एक ड्रीम प्रोडक्शन हाउस है, क्योंकि जिस एक क्वालिटी और एक जो बैलेंस होता है कमर्शियल का, और जब आप इंडी कर लें या आर्ट हाउस कर लें, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। फैंटम ऐसा एक प्रोडक्शन हाउस है जो आपको दोनों देता है, आपको क्वालिटी भी देता है और आपको अपने पैसे का पूरा वसूली भी देता है। तो आई थिंक हमारे लिए इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि हमारी जो डेब्यू हो रही है उससे उस फिल्म को फैंटम का सपोर्ट है। फैंटम आई थिंक अपने नाम पे बिल्कुल खरा है, जो फैंटम नाम रखा गया ना कि सेवियर एंड सुपर हीरो, बिल्कुल वही है फैंटम, और कुछ नहीं है, ये सेवियर है। जो नए टैलेंटेड लोग हैं जिनको कुछ दर्शाना है अपना नया टैलेंट एंड उनको कहीं स्कोप नहीं मिल रहा, तो उनको वो स्पेस दिया जाता है कि आके वो शोकेस करें अपना टैलेंट। एंड ऐसे ही नहीं बट काफ़ी ग्रिलिंग भी होती है यहाँ पे स्क्रिप्टों को लेके, बट एट द सेम टाइम कि दे हैव द करेज टू ब्रिंग सच टॉपिक्स आउट टू द ऑडियंस। लास्टली आम ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप दोनों लोग कि लोग फिल्म जाके देखें और अप्रिशिएट करें? ऑडियंस से तो यही दरख्वास्त रहेगी हमारी कि आए, वो 24 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ आके देखें। ऑनेस्टी से फिल्म बनाई है, एक हार्ट टचिंग फिल्म है एंड जिन्होंने भी अभी तक देखी उन्होंने बहुत सराहा है एंड क्रिटिकल अक्लेम मिला है। एंड तो आप आएँ, देखें, किरदारों को घर लेकर जाएं, कहानी को पसंद करें। और अगर आपको मूवी पसंद आए तो आप एक लाल गुब्बारा ज़रूर खरीद के उसे हवा में छोड़ दीजिएगा। थैंक यू। ऋचा जी, काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं मसान का इंडिया में। मुझे पता है आप तो कर रहे हैं, आपने मुझे पहले ही बोल दिया था। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ खास करके। कितनी बड़ी फिल्म है ये आपके लिए? देखिए, मैं हर फिल्म को बड़ा ही समझती हूँ और उसमें पूरी जान लगाती हूँ, चाहे वो कैमियो टाइप का रोल क्यों ना हो। पर मसान मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है और एक ऐसी फिल्म है जिसे मैं अपनी शायद सबसे उम्दा फिल्म समझती हूँ। और क्योंकि वो फिल्म उम्दा है, मैं उसमें अपनी परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रही, फिल्म बहुत बेहतरीन है और यही वजह है कि उसको सब लोग सराह रहे हैं पूरी दुनिया में। और बहुत ही एक यूनिक स्क्रिप्ट है और मुझे लगता है बहुत खुशकिस्मती से खासकर एक्ट्रेसेस को ऐसा रोल करने को मिलता है अपने करियर में। अब फिल्म की रिलीज भी नज़दीक है, तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह का किरदार है और कितना साइकोलॉजिकल एफर्ट लगाना पड़ा इस किरदार को निभाने के लिए, क्योंकि हमेशा जो फैंटम फिल्में बनाता है वो रियलिस्टिक फिल्में बनाता है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, किरदार है छोटे शहर में एक लड़की का किरदार है, उसका नाम है देवी। उसके पिता पंडित है, वो घाट पे कर्म कांड वगैरह कराते हैं और उसकी ज़िंदगी में एक हादसा होता है, थोड़ा सेक्स रिलेटेड है, आप ट्रेलर में भी देखते हैं, तो उसको ब्लैकमेल शुरू होता है। उस हादसे से उसका जीवन कैसे बदलता है, ये मेरे किरदार की कहानी है। और ज़्यादातर फिल्म पिता और बेटी के रिश्ते के बारे में है और मतलब बहुत सारी और चीज़ें। मुझे लगता है ये ज़्यादा बता पाए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप जिस तरह के कैरेक्टराइजेशन में आपने स्टोरी लाइन को देखा होगा, तो जो आपने किरदार चुने हैं वो कितने फिट उस किरदार में आपको नज़र आते हैं? और ऋचा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऋचा का जो किरदार है देवी, जो ये बता रही थी कि एक सेक्सुअल एनकाउंटर हो जाता है जिसके तहत इनकी ज़िंदगी कुछ हद तक तहस नहस जैसी हो जाती है, पर उसको लेके समाज का नैतिकता पे क्या क्या विवाद होता है सेक्सुअलिटी को लेके, और अपने जो रूढ़िवादी जो ख्यालात हैं उनसे हावी होकर इस इंसिडेंट को देखना, इस चीज़ को कैसे देखते हैं और देवी इस चीज़ को कैसे देखती है, उसका नज़रिया, क्योंकि ये यूथ और हमारे जो रूढ़िवादी ख्यालों वाले लोग हैं उनके बीच का जो ये अंतर है, उस अंतर की बात करती है। तो ये कैरेक्टर वही है जो एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, वल्नरेबल भी है, कहीं कहीं समझ भी नहीं आती, क्योंकि हमारे आजकल की यूथ ऐसी है कि बहुत महत्वाकांक्षी भी हैं और चाहते भी हैं कि कुछ बढ़िया सा करें, लेकिन कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये एक छवि है हमारे छोटे शहरों की, एक छोटे शहर की लड़की जो बहुत प्रगतिशील है और उसी हालात में वो झगड़ी भी है कि इन रूढ़िवादी सिद्धांतों से। वैसा ही महकमा जो है सारे किरदारों का भी है। जो इनके पिताजी हैं वो एक तरह से ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू बन जाते हैं, क्योंकि वो एक पंडित रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं, और वो सब करके वो छोड़ दिए हैं, घाट पे किताबें बेचते हैं।
और वो बहुत प्रगतिशील है, लेकिन जब बेटी के साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाता है तो तब उनकी खुद की मोरालिटी और उनकी खुद की नैतिकता पे कैसे उनके खुद के सवाल होते हैं और इसके चलते वो कितना कुछ डेस्परेट हो जाते हैं, क्या क्या कर पाते हैं, वो उनकी एक कहानी जाती है। और एक कहानी जो है एक डोम परिवार की कहानी है, जो आप जान रहे हैं बनारस में एक घाटों पे शव जलाते हैं, तो उसमें एक लड़का है जो पॉलिटेक्निक पढ़ने, इंजीनियरिंग पढ़ने जाता है, शायद वो पहला लड़का है जो उनकी फैमिली में जा रहा है। तो बहुत घर पे गौरव है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो एक हायर कास्ट लड़की के प्यार में पड़ जाता है। तो इनकी जो लव स्टोरी है वो वरुण जो हमारे राइटर हैं वो और मैं बहुत हद तक ये सोच रहे थे कि छोटे शहरों का जो प्यार होता है वो अलग होता है, वो एक ख़ास प्यार होता है जो पहला प्यार होता है। उसको हम लोगों ने बहुत शिद्दत से अपने अपने ज़िंदगियों को टटोल के बहुत उसमें उंडेला है। तो आपको एक वो रस दिखेगा कि जब मतलब जैसे शालू का किरदार है, अब शालू का किरदार ऐसा नहीं है कि जैसे एक बहुत सी सुंदर लड़की, अगर आप मानेंगे कि स्मॉल टाउन ब्यूटी, तो ऐसी नहीं होती कि एकदम मॉडल टाइप होगी। और तो शालू का जो किरदार है वो छोटे शहरों में जो कहते हैं ना कि सबसे सुंदर लड़की, तो उस लड़की के लिए सारे लड़के ऐसा हो जाते हैं कि मतलब उसका पीछा नहीं करेंगे, उसका ये नहीं करेंगे। अगर कोई लड़का छेड़ दिया तो पूरा कॉलेज पहुंचेगा उस लड़के को मारने के लिए, बोलेंगे कि ये तुम्हारी भाभी, इससे दूर रहो। तो वो एक सादगी होती है, एक एकदम मिलनसार एक स्वभाव होता है जो लड़कों को वो अपील करता है। तो वो हम एक स्मॉल टाउन ब्यूटी की छवि दिखाए हैं और वो ऐसी लड़की है जो प्रगतिशील है और वो अपनी एक सोच रखती है। ये नहीं कि क्योंकि मैं उसका ऐसा किरदार ये नहीं है कि दीपक आपसे प्रेम में पड़ गया है तो आप इसीलिए हैं, वो उसका खुद का एक दिमाग चलता है। इनफैक्ट आप इस फिल्म में देखेंगे तो इस फिल्म की जो दो औरतें हैं, जो देवी है और जो शालू है, वो मर्दों से कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और वो इसलिए क्योंकि हम मतलब आप शालू का किरदार देखें तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा फिल्म में। दीपक का जो किरदार है जिसमें आपको बताया था वो भी वैसा ही है कि वो चाहता है कुछ करे, लेकिन अपनी इनसिक्योरिटी, क्योंकि वो लो कास्ट है, उसको इनसिक्योरिटी है, वो चाहता है कि वो जो भी करेगा वो उसे कभी लोग ये समझे नहीं कि मतलब वो किसी और उससे है या किसी, तो इसीलिए वो ज़्यादा पढ़ने लग गया है, ज़्यादा कुछ अच्छा करने की कोशिश। नीरज जी, आपने मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, मोहल्ला 80 के बारे में मैंने पूछा था, तो आपने एक कॉन्फ्लिक्ट बताया था कि वो बनारस का एक अलग रूप है और ये अलग रूप है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में और आप दोनों लोगों को? देखिए जी, द्विवेदी जो बता रहे हैं, जितना तक मुझे समझ में आया है, जैसे आप पढ़े भी होंगे किताब में जैसा है, वो एक व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने एक सटायर के रूप में उस चीज़ को पेश किया है। इसका मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि बनारस की छवि यही है कि मतलब वहाँ के जो पंडे हैं वो ठग हैं या वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिरंगियों को फांस लेते हैं। वो एक व्यंग्यात्मक तरीके से एक समाज के एक झुटलाए हुए पहलू को बता रहे हैं, तो वो उनका एक तरीका है। लेकिन हम इस फिल्म में क्या, हमारा एक राय है कि आप इतिहास से लेके देखेंगे तो सब हर जगह बनारस की छवि यही बताया जाता है कि आप मंदिर दिखाएंगे, आप आरतियाँ दिखाएंगे, स्पेशली दशाश्वमेध की आरतियाँ हर एडवर्टाइजिंग उसमें दिखती हैं, और साधु दिखाए जाते हैं, गांजा दिखाया जाता है, होली जो हर उसमें होली दिखाया जाता है। तो ये सारी छवियाँ जो थी जो बहुत ही ज़्यादा अभी स्टीरियोटाइप हो गई, तो हम चाहते थे कि इन सब छवियों से दूर रहे, क्योंकि हमारे लिए वो किरदार जैसे देवी और उसके पिता के साथ जो हो रहा है, दीपक और शालू के साथ जो हो रहा है, इन सब के कहानियों के बारे में, इनके सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में जो हो रहा है ना, वो हमारे लिए ज़्यादा मुख्य था। तो इसीलिए हमने उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, और ना कि बनारस पृष्ठभूमि है लेकिन उसके चलते हम ये नहीं कि यार चलो ये भी दिखा दिया, चलो वो भी दिखा दिया। वो बनारस में एक वो जो आप बोल रहे हैं, एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बनारस में दिखाया, क्योंकि बनारस एक शहर है, वहाँ लोग रहते हैं और जितने पंडित हैं उतने पाखंड लोग भी हैं। तो उस तरह से कहानी कही जा रही है, और बनारस का भी एक किरदार है, उसका एक जादू है, उसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जो चली आ रही हैं, बट वो नई चीज़ें भी पैदा होती जा रही हैं। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, इतनी पुरानी सभ्यता का वो गढ़ है। तो ये सारी चीज़ें हम बॉम्बे में रह के नहीं क्रिएट कर सकते। हर शहर का एक कैरेक्टर होता है, बॉम्बे का एक कैरेक्टर है, उस पर फिल्में बनी हैं, जैसे सत्या या बॉम्बे, बहुत बतेरी फिल्में बनी हैं, अभी भी बनती आई हैं। और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था कि ये फिल्म कहीं ना कहीं ये फिल्म स्पिरिचुअल फिल्म है।
तो इसलिए बनारस को पृष्ठभूमि बनाना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अब मैं नीरज को बता रही थी मेरा मुंडन बनारस में हुआ था बचपन में, और बहुत सारे लोग बनारस मरने जाते हैं, तो एक जीवन मरण का जो एक चक्र है वो वहाँ मतलब वहाँ पाया जाता है। और दूसरी बात कि एक उसमें से हमने कुछ आध्यात्मिक लेकर वरुण नीरज ने कुछ कहने की कोशिश की है, हर गाने में भी वो है, हर चीज़ में आपको वो और ऐसा भी था कि जैसे देखिए जो आध्यात्मिक बात करेंगे आप, हमने जब रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे और बहुत सारे पंडितों से बात हुई और बड़ा अचरज भी हुआ, क्योंकि सारे जो हम पंडित से मिल रहे थे तो वो हर बात को वो साइंस के तौर पे हमको समझा रहे थे। तो हम ये देख रहे थे कि इसीलिए इस फिल्म में ना बनारस आप देखेंगे हमने चूज़ किया है, लेकिन एक तरह से आप कहिएगा तो आप एक तरह से उपमा है, वो उपमा इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम छोटे शहरों का एक प्रगतिशील जो छवि है वो जो कहीं कहीं सिनेमा में जाती जा रही है वो हम वापस लाना चाह रहे हैं। तो बनारस एक तरीके से हमारे लिए वो चिन्ह है, वो इसीलिए हम दिखाएं। लास्टली दोनों लोग से 24 को लेकर कितना नर्वस है बस लास्ट? तब यही था कि डट के मेहनत करेंगे और ईमानदार रहेंगे। एक्सपेक्ट जैसे मतलब हम लोग की स्ट्रैटेजी थी कि हम लोग फेस्टिवल जाएंगे, वो सब था काम किया हमने उसके प्रति, लेकिन कभी ये अपेक्षा नहीं रखी कि यार इसके साथ ये हो जाए वो हो जाए। तो अभी भी ऐसा है कि देखिए अपेक्षा नहीं है, हमें पता है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी और जहाँ जाएगी वहाँ अच्छा करेगी, हम बस ये उम्मीद रखते हैं। नीरज सर बस एक पॉइंट जानना चाहूँगा कि अनुराग कश्यप सर से क्या ब्रीफिंग कुछ लिया आप लोग ने, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं वो एक, क्योंकि देखिए एक तरह से वो हमारे मेंटर हैं, तो वो ऐसे मेंटर हैं जो हर वक्त छूट देते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपने से कुछ करूँ, क्योंकि वो जैसे इतनी बड़ी बात है कि मैं बॉम्बे वेलवेट में हाँ बोला था एडी के लिए, और उन्होंने फिर बाद में मेरा माथा चुन के बोला कि तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम अपनी फिल्म कर रहे हो, तो ये एक उदाहरण है। आप अनुराग के साथ वो मेरे भी मेंटोर हैं, एक तरह से मेरा करियर उनकी वजह से है आज। तो अनुराग के साथ खास बात है कि मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के पहले दिन कुछ नोट्स बना के ले गई थी और उन्होंने सब नीरज को याद आ रहा है सबके सामने वो नोट्स पढ़ के मेरी बहुत खिल्ली उड़ाई और वो नोट्स उड़ा दिए हवा में, और उन्होंने कहा इतनी तैयारी मत करो, अपने मन से कुछ करो। और वो जो बोल रहे हैं एक फ्रीडम हमें दिया ना, उससे क्या है एक फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी आती है। नीरज ने बहुत जिम्मेदारी से पिक्चर बनाई है, बिल्कुल एक छोटे बजट में सबको तमीज़ से एक टीम की तरह रख के फिल्म बनाई है। तो इसलिए 24 को जो भी हो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत पैसा वसूल फीलिंग ऑलरेडी है एज इंडियंस, क्योंकि हम ये 2 बहुत बेहतरीन अवार्ड जीत के आए हैं, जिनमें से एक अवार्ड खास करके नीरज का है मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर। और मुझे पक्का विश्वास है कि हिंदुस्तान में लोग फिल्म को बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि अगर वो लोग समझ सकते हैं तो ज़रूर यहाँ के लोग समझेंगे, क्योंकि ऐसा हमारी नहीं है कि मतलब ये फिल्म आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अरे यार आर्ट फिल्म है, बड़ी बकवासी है, बोरिंग है, उर्दू है, ये स्लो है। एक्चुअली आप देखेंगे ये फिल्म में बहुत कुछ आपको मज़ा आएगा, आपको रोना आएगा, हंसना आएगा, एक जीवन के प्रति उम्मीद की परिभाषा लेके ये फिल्म चलती है। तो आपको इसीलिए ये फिल्म बड़ी कुछ कहेगी, आपको आपसे कुछ बात करेगी, आपके साथ ये फिल्म रहेगी देखने के पश्चात। और बहुत पॉजिटिव फिल्म है। ये फिल्म करने की मेरी एक बड़ी वजह थी कि ये इतनी पॉजिटिव फिल्म है कि हर बार हम फिल्में ऐसे देखते हैं जिनमें एक नकारात्मक सोच होती है, जिसमें मन करता है कि ये क्यों हो रहा है, हम जिंदा ही क्यों हैं। पर ये फिल्म उससे एक स्टेप आगे जाती है और सबको कुछ अच्छा देती है, एक उम्मीद देती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।